नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा सभी अच्छे होंगे। स्टडी फंड परिवार पर मैं शिवम कोहली आपका स्वागत करता हूं। बच्चे पार्टी आज के इस सेशन में शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कंप्लीट ओवरव्यू, हाँ जी, पूरे पूरे 12 की 12 अनुसूचियों के बारे में आज के इस सेशन में जानने वाले हैं। यू नो वेरी वेल, आपको बता दूं, एक सवाल ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पे एक क्वेश्चन आपका शेड्यूल से रिलेटेड बोले तो अनुसूचियों से संबंधित ना आता हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप पेन रजिस्टर उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस दिल और दिमाग और साथ ही साथ एक जनून, एक यहाँ पे सीखने की जो कहते हैं ना क्षमता, उस पावर के साथ मेरे साथ बैठ जाइएगा, क्योंकि अब यहाँ पे बहुत कुछ स्पेशल होने जा रहा है। स्टडी पंजाब परिवार आपके लिए जो एक डायग्राम, एक फॉर्मूला, एक कंसेप्ट के साथ जो टॉपिक दे रहा है उससे पूरी शिद्दत से सीखिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं, बहुत कुछ स्पेशल होने जा रहा है। सबसे पहले तो यही समझ लीजिए बेटा, सीआईएसएफ, एएसआई, एलएफडी, सीई 2024 के लिए एक संपूर्ण बैच जिसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हमारे आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। अब इसमें क्या है, सबसे पहले ये समझिएगा, यहाँ पे आपको जैसे रीजनिंग, जीके, प्रोफेशनल स्किल्स, मैथमेटिक्स और यहाँ पे इंग्लिश, इन सब की क्लास मिलेगी। और किस स्पेशल फीचर्स में, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर होंगे, पीपीटी मिलेगी, टेस्ट सीरीज, व्हाट्सएप ग्रुप फॉर डिस्कशन, पढ़ाई का, तभी तुम्हें सभी कोई और डिस्कशन ढूंढो ना ना, ओनली पढ़ाई के लिए। साथ ही साथ डेली करंट अफेयर है, डाउट सेशन है, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उससे भी हम सुनेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे पीवाईक्यू डिस्कशन होगा। सही, तो इस संपूर्ण बैच में अब नेक्स्ट आता हूँ, यहाँ पे सेशन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय खराब नहीं करते। और इसमें जानते हैं कि जो आपका जो शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब भारतीय संविधान की अनुसूचियां, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटे यही समझ लीजिए, जो हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आपका 8 टाइप की शेड्यूल थी, जो कि प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है 26 नवंबर 1949, प्रेजेंट से मतलब है जो भी आज 2024 में आप जिस डेट पे भी हो। से तो यहाँ पे अब कितने टाइप की हैं, 12 टाइप की अनुसूचियां। पहली बेवफाई तो यही समझते हुए तो चलना कि मूल संविधान में कितने टाइप की अनुसूचियां थी, 8, और वर्तमान में कितनी है, 12। इसके बाद पहली अनुसूची वो क्या बोलती है, द फर्स्ट शेड्यूल आउटलाइंस द नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी अलोंग विद देयर टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। मतलब प्रथम अनुसूची राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के नाम, उनके क्षेत्रीय अधिकार, क्षेत्र का उल्लेख करती है। मतलब भारत के राज्यों का विवरण और साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेशों का विवरण। आप डायग्राम में बहुत प्यार से देख रहे हैं, भारत के 28 राज्य है। सही, वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, चाहे वो आपका नॉर्मल सी बात है, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, इस तरह से भारत के 28 स्टेट, 7 यूनियन टेरिटरी आपको अगर इधर नहीं नजर आ रहे तो इधर देख लीजिए। जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हाल फिलहाल में अभी जम्मू कश्मीर में आपका चुनाव भी हुआ है, जिसमें फारूक अब्दुल्ला पहले केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर के सीएम बने हैं। उसके साथ साथ चंडीगढ़ हो गया, दमनदीप हो गया, अंडमान निकोबार है, पांडुचेरी है, लक्षद्वीप है। तो ये सब क्या है, हमारे यूनियन टेरिटरी। अब ये जो 8 है वो यूनियन टेरिटरी होंगे, और 28 स्टेट, ये सब कहां पे डिफाइन है, अनुसूची 1 में बताया गया है। नो डाउट यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि अपना जो इंडिया है, से स्टेट ऑफ इंडिया, मतलब अपने आप में यूनियन ऑफ स्टेट है। बच्चे इस सबको बहुत प्यार से समझिए। सही, अपना देश क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब राज्यों का संघ है। और राज्यों का संघ क्या बोलता है कि 28 स्टेट, 8 यूनियन टेरिटरी, ये क्या होंगे, ये सब एज ए ग्रुप, मतलब एक ही साथ होंगे। आप इन्हें ऐसा नहीं है अलग अलग लेते बैठ जाए। सही, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। सही, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मोदी दीदी, अरे वाह, यहाँ पे मतलब ममता दीदी आपको थोड़ी सा अजीब नजर आ रही होंगी, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है, आप समझना मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। बच्चे यहाँ पे अगर नॉर्मल सी बात है, यहाँ ये रही दीदी, है नी, दीदी कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, और यहाँ पे ये है मोदी, बोले तो कहाँ पे, दिल्ली में। और इसी बीच में यहाँ पे, हालांकि अब तो यहाँ बांग्लादेश में उनका राज नहीं रहा, लेकिन एक राज हुआ करता था शेख हसीना जुल्फो वाले का। शेख हसीना जुल्फो वाले। अब मुझे ये समझाना है कि भाई अपने देश में यूनियन ऑफ स्टेट क्या है, मतलब अपने देश में राज्यों का संघ, वो एक क्या वर्ड है, क्यों ऐसा किया गया है। सही, तो मेरे देश में राज्यों के संघ से मतलब है कि अगर यहाँ पे, सही, अब दीदी ने मोदी को अगर फोन मिलाया, सपोज करो रात को 11 बजे, नंबर जा रहा है बिजी। सही, अब इसी बीच में दीदी ने फोन मिला दिया बांग्लादेश की शेख हसीना जुल्फो वाली को, इस टाइम 11 बजे, नंबर क्या जा रहा है बिजी। तो इस बीच में अब दीदी को गुस्सा आएगा, नॉर्मल सी बात है, घर का नाश नहीं हो रहा, सीधा सत्यानाश हो रहा है।
तो यहाँ पे दिन में मिस कॉल आ रही थी चाइना वाले की। तो बच्चा ऐसा नहीं है कि दीदी यहाँ पे लहराते झूमते गाते अब कहाँ जाएंगे, यहाँ पे मिलने चली जाएंगी चाइना वाले के साथ। वजह साफ है, दीदी कभी भी चाइना नहीं जा सकती, क्योंकि दीदी को मोदी के साथ क्या है, अपने देश में एक वर्ड है यूनियन, और यूनियन ऑफ स्टेट होने की वजह से 28 स्टेट 8 यूनियन टेरिटरी को क्या रहना पड़ेगा, एज ए ग्रुप, मतलब एक ही साथ रहना पड़ेगा। कोई सा भी देश, कोई सा भी राज्य, मतलब देश से अलग कोई स्टेट किसी अन्य देश के साथ नहीं मिल सकता। ये हमारी अनुसूची 1 में डिफाइन है। तो मे भी आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा यहाँ पे यूनियन ऑफ स्टेट का या अनुसूची फर्स्ट का। बात क्लियर है। देन इसके बाद यहाँ पे बच्चा अनुसूची 2, इसमें क्या डिफाइन है, अनुसूची 2 में सैलरी एंड एमोलमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस। ऑफिस मतलब संवैधानिक पद पर कार्यरत व्यक्तियों के वेतन और परिलब्धियां। परिलब्धियां से मतलब एक तरह से भुगतान, मेहनतनामा। तो यहाँ पे वेतन, भत्ते, पेंशन, किस्ती जो भी संवैधानिक पद पे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूं बेटा, जैसे आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सही, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भाई कॉन्स्टिट्यूशन पद है ना, आर्टिकल बेस है 52 एंड यहाँ पे 63। इसके बाद यहाँ पे जजेस हो गए, जितना भी जज है, यहाँ तक भी आपका जो आपके कमीशन पे आयोग, कमीशन बोले तो आयोग, सही, यहाँ पे जितने भी आयोग पे अध्यक्ष वगैरह हैं, साथ ही साथ टैग हो गया, सही, टैग हो गया, एजीआई हो गया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सही, इन सब को जो सैलरी है, जो वेतन है, वो कहां से दिया जाएगा, वो सारी सैलरी, वो पेंशन, वो वेतन कहां से दिए जाएंगे, अनुसूची 2 से। बात क्लियर समझ में आ गई होगी। इसके बाद बात है अनुसूची 3, ये क्या कहती है, फॉर्म्स ऑफ ओथ, मतलब यहाँ पे संवैधानिक पदों के लिए शपथ का प्रकार। देखिए इसमें बात हुई है सैलरी की, अनुसूची 2 में बात किसकी हो रही है, सैलरी। मैं फिर बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ यार, अनुसूची 2 और 3 के अंदर बहुत सारी बेवफाई है, सही, मैं नहीं चाहता आप कंफ्यूज हो। अनुसूची 2 में बात किसकी हो रही है, सैलरी की। यहीं पे अनुसूची 3 में बात किसकी हो रही है, शपथ की। वो कहते हैं ना, मैं शपथ लेता हूँ, यानी आज से लॉयल्टी के साथ रहूंगा, वो अलग बात है, हम एक के बाद एक बहस जाते हैं। तो ऐसे ही शपथ यहाँ पे, बाबू थाना मेरी कसम, है नहीं, तो जो मेरी कसम खाई जा रही है ना, वो आप समझ लीजिए संविधान में 3री अनुसूची में भी है। ऐसा नहीं है ये आपकी व्हाट्सएप और इंस्टा यूनिवर्सिटी पे ही है, ये सब जगह है। तो आप इसे समझिए, यहाँ पे 3री अनुसूची में यही बात समझाई गई है। अब इसके बाद इन्होंने कहा डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस। अच्छा यहाँ पे डिफरेंट ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब है कि आपका जैसे एमपी हो गया, एमपी, एमएलए, इनकी शपथ के बारे में, टैग हो गए, सेंट्रल ऑडिटर जनरल, और साथ ही साथ जितना भी जजेस है, सही, चाहे वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का हो और चाहे हाई कोर्ट का, तो इन सब के बारे में कहां पे डिफाइन है, अनुसूची 3 में। अच्छा एक सवाल बहुत प्यार से समझना, यहाँ पे डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें नोट डिफाइन, मतलब कौन यहाँ पे डिफाइन नहीं है, जिसके बारे में संविधान में नहीं बताया गया, किसमें, शेड्यूल नंबर 3 में यहाँ पे डिफाइन नहीं है। कौन कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, साथ ही साथ गवर्नर, साथ ही साथ स्पीकर, इनके बारे में संविधान सभा में, या सॉरी संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं बताया गया अनुसूची 3 में। ऑप्शन में आ जाता है, बताइए इनमें से कौन सा अनुसूची 3 में नहीं है। और ऑप्शन में स्पीकर, स्पीकर को शपथ दिलाई ही नहीं जाती। तो आप इन सवालों से परिचित रहना। इसके बाद यहाँ पे अनुसूची 2 और 3 के बाद अनुसूची 4 की ओर चलते हैं, जो बोलता है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। आवंटन से मतलब है एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। से यहाँ पे बेस किसे बता रहे हैं बेटा, इनका बेस मतलब आधार क्या होगा, सही, तो वो है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के आधार पे, मतलब जनसंख्या के आधार पे किस राज्य से कितने मेंबर आएंगे, ये बात कहां समझाई गई है, अनुसूची 4 में। सही, फिर राज्यसभा में सीटों का आवंटन, फॉर एग्जाम्पल सबसे ज्यादा मैक्सिमम एमपी राज्यसभा, जो कि अपने आप में क्या है बेटा, अपर हाउस है, ये समझ लीजिए। सही, राज्यसभा अपने आप में क्या है, अपर हाउस। इसके बारे में आप आर्टिकल नंबर 80 में पूरी डिटेल से पढ़ोगे। सही, यहाँ पे आर्टिकल नंबर 80 से पढ़ाऊंगा तो मिलेगा। अब मैक्सिमम एमपी कहां से, यूपी, कितने बेटा, 31 से। यहाँ पे राज्यसभा सबसे ज्यादा मेंबर कहां से, एमपी से।
अच्छा असम जैसे मैंने एक बात और ध्यान दी, असम में से कितने हैं यहाँ पे 7, गोवा से कितने हैं 1। अब यार यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 31 है। ये सब जो भेदभाव आपको नजर आ रहा है ना, ये सब कहाँ पे डिफाइन है, राज्यसभा में। मतलब एक तरह से सीटों की जो नंबर है वो डिफाइन है अनुसूची 4 में, तो यहाँ पे कोई बगावत नहीं हो सकती। अच्छा बच्चों पार्टी एक चीज नजर आ रही है, ये है राज्यसभा में, और ये कौन है, जगदीप धनखड़ जी। सही, ये कौन है, ये मेरे देश के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, नाम है जगदीप धनखड़ जी, है नी, यहाँ पे धनखड़ जी। अब बात है ये कौन से नंबर पे, सही, यहाँ पे अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कौन से नंबर पे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, तो आप क्या जवाब दोगे। सही, यहाँ पे सीधा जवाब है जगदीप, यहाँ पे जे, धनखड़ यहाँ पे डी। अब इन्हें रीजनिंग में जरा जोड़ दीजिए, 10 और 4 कितना होता है 14। तो नॉर्मल सी बात है बेटा, यहाँ पे ये कौन से नंबर पे वाइस प्रेसिडेंट होंगे, नाम से ही आंसर ढूंढ लीजिए। जगदीप में जे आ रहा है, धनखड़ में डी आ रहा है, 10 और 4 14 होता है। ऐसे ही आसान फॉर्मूले भी होते हैं। सही, अब यहाँ पे देखो मैंने राज्यसभा का बाहर का इमेज दिखाया है, जो कि वर्तमान में नई राज्यसभा है। सही, इसके बाद मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे आपका राज्यसभा सीटों में कौन सा कहां से राज्यसभा, मतलब कितने मेंबर कौन से राज्य से आते हैं। चाहे वो जैसे पंजाब 7, दिल्ली 3, हरियाणा 5, राजस्थान 10, गुजरात 11। आप इसमें टेबल में आराम से देख सकते हो, वेस्ट बंगाल से 16, झारखंड से 6, उड़ीसा से 10, छत्तीसगढ़ से 5, आंध्र प्रदेश से 11, तेलंगाना से 7, तमिलनाडु से 18, गोवा, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, पुडुचेरी यहाँ से कितना आ रहा है बेटा, यहाँ से सबसे एक ही एमपी आ रहा है। अब बात है, ये तो स्टेट वाली तो बात मैंने तैयार कर दी, लेकिन अगर पूछा जाए, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए बेटा, टोटल यूनियन टेरिटरी कितना है, टोटल यूनियन टेरिटरी है 8। अब इन 8 में से कितनों के पास विधानसभा है। सही, विधानसभा से मतलब असेंबली, और असेंबली से मतलब है यहाँ पे आप कितने एमएलए रखते हैं, तो वो है सिर्फ 3। कौन कौन से, यहाँ पे बहुत प्यार से समझिए, पुडुचेरी से, पुडुचेरी, साथ ही साथ यहाँ पे जम्मू कश्मीर, और साथ ही साथ दिल्ली। सही, तो यहाँ यहाँ क्या होंगे, इन तीनों यूनियन टेरिटरी में, इन तीनों यूनियन टेरिटरी में क्या है बेटा, एमएलए। और 8 में नहीं है, सही, सारी की सारी 8 यूनियन टेरिटरी में एमएलए नहीं बनते, सिर्फ 3 में बनते हैं। अब बात है यहाँ से राज्यसभा में एमपी कितने जाएंगे। सही, बात तो यह आएगी ना, यहाँ पे राज्यसभा से एमपी कितने जाएंगे, तो पुडुचेरी से बताया है 1। सही, यहाँ पे जम्मू कश्मीर से 4। सही, ये रहा बेटा, जम्मू कश्मीर से कितने हैं 4, दिल्ली से कितना है 3। सही, दिल्ली से कितना है 3। तो आपको इस आसान से चीज में याद नहीं हो सकता। अच्छा यहाँ पे आप एक चीज और नजर आ रही है, ऊपर आओ फॉर्मूला नजर, फॉर्मूले से मतलब बेटा ये है क्योंकि ये चीज आसान नहीं है, तो हमने क्या करा, यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाया कि पूजा दिल तोड़कर चली गई, मारो गोली। सही, और दिल तोड़ते टाइम वो क्या कहते जाएगी कि आई हेट यू। और इसका फॉर्मूला हम सब क्रांतिकारी जानते हैं, वो क्या होता है 1 4 3। तो बेटा पी से मतलब कौन हो गया, पुडुचेरी, और जा से मतलब कौन हो गया, जम्मू कश्मीर, और दिल से मतलब कौन हो गया, दिल्ली। ऐसे ही आसान फॉर्मूला के साथ चीजें याद भी की जा सकती हैं। बस आपको क्या करना है, पूजा दिल तोड़कर चली गई, पी से पुडुचेरी 1, 4 से जम्मू कश्मीर 4, और दिल्ली में कितना है 3। आसान तरीके में याद रखो। सही, वैसे भी कह रहे पेन और रजिस्टर नहीं उठाना, इनके लिए बहुत सारे हैं, तो नो डाउट इनका कोई ऐसा आसान सा फॉर्मूला नहीं बन सकता, बट हाँ आप इन्हें पढ़ोगे, नाम देखोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। जैसे हरियाणा वाला बच्चा वो जानता होगा, हरियाणा में हमारे में राज्यसभा कितने जाते हैं 5, यूपी में हमने बता ही दिया। सही, तो 4 अनुसूची नो डाउट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं 5वीं अनुसूची से, जिसमें बात हो रही है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब। सही, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल एरिया ट्राइब्स बेटा वो होती है जो जंगलों में रहते हो। सही, ये क्या रहते हो, जंगलों में रहने वाले, या एक तरह से आप इन्हें आदिवासी टाइप भी बोल सकते हो। सही, आदिवासी है। तो जनजाति वर्ग जो है आपका, उसकी बात हो रही, एससी शब्द यहाँ पे डिफाइन नहीं है। पार्ट नंबर 10 में संविधान पे, और या कह लीजिए आर्टिकल नंबर 244 में आप इनके बारे में डिटेल से पढ़ोगे। अब बात है यहाँ पे कि इनसे संबंधित, इनसे रिलेटेड जो लॉ बनाने की जो पावर है ना बेटा, लॉ बनाने की पावर, मतलब यहाँ पे इनसे संबंधित कानून बनाने की पावर किसके पास है, तो यू नो वेरी वेल, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सही, इनसे संबंधित इन्होंने ये कहा पूरे भारत में, चाहे वो आपका नॉर्मल सी बात है, सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर लद्दाख है। सही, एंड यहाँ पे चाहे यूपी है, उत्तराखंड है, और यहाँ पे मध्य प्रदेश है, चाहे नीचे तमिलनाडु है,
मतलब पूरे भारत में यहाँ पे गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक अब जितने भी राज्य, जितना भी पूरा कंट्री में है, सिर्फ स्पेशल 4 स्टेट वो छठी अनुसूची बताया गया है, उन्हें छोड़ दे संपूर्ण भारत में जो एसटी है उनसे संबंधित कानून बनाने की पावर किसके हाथ में है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। यही है 5वीं अनुसूची। छठी में क्या बोलता है? छठी में बोलता है स्पेशल, पहले समझ लीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रिब्यूनल एरिया इन द स्टेट ऑफ, यानी स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में क्या होगा, यहाँ की जो राज्य हैं इनमें जनजाति क्षेत्रों का जो प्रशासन होगा वो विशेष यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा। मतलब इनसे रिलेटेड जो आपका लॉ बनाने की जो पावर होगी, लॉ बनाने की जो पावर है वो किसके हाथ में बेटा? वो भी आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में। कौन कौन सा? ये रहा असम, मेघालय और यहाँ पे त्रिपुरा और मिजोरम, बस ये 4 स्टेट। सही, हाँ जी, इन 4 स्टेट। अच्छा, ये जो आप बराबर में देख रहे हो एटीएम मशीन देखना, हाँ, हर गलत मत देखना, कभी पैसा हो लल्टी देखो, मैं एटीएम मशीन दिखा रहा हूँ, तो ये तो पैसे निकालना आई थी तो इसलिए आपको नजर आ रही होगी, बस इस पर ध्यान नहीं देना, हमें ध्यान किस पे देना है बेटा? एटीएम पे, क्योंकि यही क्या है, यही है हमारा फॉर्मूला किसके लिए? 4 स्पेशल स्टेट के लिए। और वो कौन कौन से हैं? यहाँ पे असम, त्रिपुरा से त्रिपुरा, और एम से मतलब है यहाँ पे मेघालय, और एम से मतलब है यहाँ पे मणिपुर नहीं रखना, सही, यहाँ पे एम से मतलब है मिजोरम, से मिजोरम। मणिपुर को क्या करना है बेटा? आपको इसे तो ऐसे याद रखना, मणिपुर को क्या करना है? मना करना है, सही, यहाँ पे क्या करना? मना, क्योंकि ये मणिपुर और मिजोरम मेघालय में ही सवाल बनता है, आपको तैयार रहना है। असम, त्रिपुरा और साथ ही साथ मेघालय, और यहाँ पे मेघालय और यहाँ पे मिजोरम, इन 4 स्टेट में क्या होगा? स्पेशल प्रोविजन होगा, किसके लिए? एसटी के लिए। बात क्लियर हो गई है? सवाल इसलिए बनता है छठी अनुसूची से। बात करूंगा यहाँ पे 7वीं अनुसूची, जो बोलता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट इन यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। सही, हाँ जी, मतलब जहां पे बात होती है संघ राज्य समवर्ती सूची में विषयों का विवरण, ये किससे रिलेटेड है? 7th शेड्यूल से, पार्ट नंबर 11 या कह लीजिए आर्टिकल नंबर 246 में आप डिटेल से पढ़ोगे। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट या कह लीजिए से यूनियन लिस्ट, और ये यूनियन वर्ड जो है बेटा हमने लिया था कनाडा से, ये भी कंसेप्ट याद रखना। यूनियन वर्ड कहां से लेता? कनाडा से। फॉर एग्जांपल जैसे डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, ये सब टॉपिक लगभग 100 टॉपिक हैं, ये कहां से होंगे? ये सब यूनियन से ही विषय है, सही, केंद्र सरकार के। यहाँ पे कॉन्करेंट का मतलब होता है, हिंदी में इसे बोलते हैं समवर्ती, और समवर्ती मतलब होता है जहां पे यूनियन और स्टेट, मतलब राज्य और केंद्र मिलकर कानून बनाए, उसे बोलते हैं समवर्ती। और ये कंसेप्ट लिया था हमने ऑस्ट्रेलिया से। कहां से लिया था बेटा? ऑस्ट्रेलिया से। और इसी के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट, ये राज्य जो सूची है उसके बारे में बात करता है। अब बात है यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट कैसे, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिज एंड यहाँ पे एडॉप्शन, सक्सेशन, ये सब किसके? कॉन्करेंट है। और यहीं पे स्टेट की बात की जाए, पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सब किसका बेटा? यहाँ पे फाइनली आपका स्टेट गवर्नमेंट का ही हिस्सा है। तो डाउट तो नहीं है। इसके बाद यहाँ पे 7वीं अनुसूची के बाद यहाँ बात हो 8वीं अनुसूची, और 8वीं अनुसूची में बात किसकी हो रही है? यहाँ पे लिस्ट ऑफ 22 इंडियन लैंग्वेज, मतलब 22 भारतीय भाषाओं की जो सूचियां हैं वो यहाँ पे डिफाइंड है। अब इन 22 भाषाओं में कौन कौन सा है आपको यहाँ पे मतलब पोस्टर में दिख ही रहा होगा इमेज में साफ साफ, जैसे संस्कृत, हिंदू, उर्दू, यहाँ पे बंगाली, उड़िया, असमी, मैथाली, कश्मीरी, नेपाली, मराठी, कोंकणी, साथ ही साथ पंजाबी, सिंधी, डोगरी, गुजराती, तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, संथाली और मणिपुरी, और यहीं पे बोडो, ये 22 भाषाएं हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना बच्चा, जो मूल संविधान था, मतलब यहीं पे अगर बात करूं बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में मेरे में यहाँ पे 14 टाइप की भाषाएं थी, और प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कितने टाइप की भाषाएं हैं? 22। ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे टोटल कितनी जुड़ेंगी? 8 टाइप की भाषाएं बाद में जुड़ती हैं। हालांकि वर्तमान जो सरकार है उसमें भी 5 भाषाएं और जोड़ने वाली है, मैं फिर बता रहा हूँ, जोड़ी नहीं है, आने वाले टाइम में जोड़ने वाली है। तो संसद में चल रहा है, देखते जाता है, बट हाँ अभी 22 भाषाएं ही हैं, ये इट्स क्लियर से। चलो अब बात करता हूँ 22 भाषाओं से। आप इस वाले मैप में, मतलब इस वाली इमेज में आप इजीली देख सकते हो कौन सी भाषा कहाँ पे बोली जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा मैथिली है, मैथिली बेटा आपका बिहार में, और यहाँ पे नॉर्मल सी बात है आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास से बोली जाने वाली भाषा है। तो आपको कुछ ऐसे करते हैं, यहाँ पे बोडो है,
बोडो कहाँ पे बोली जाती है? आपका सीधा असम स्टेट में एक जिला है डिस्ट्रिक्ट है बोडो, उसी के आसपास बोली जाने वाली भाषा है। तो आपसे कभी ऐसी गहराई में ज्यादा बेवफाई में सवाल आ जाए तो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे डोगरी कहाँ बोली जाती है? तो यू नो वेरी वेल, आपका डोगरी कश्मीरी साइड में बोली जाने वाली भाषा है। तो मैंने इस मैप को इसलिए डिवाइड किया है। अब बात है यहाँ पे, ये आप जो फोटो देख रहे हो ऊपर, हाँ जी याद आ गया हो ना, शोले मूवी याद है? सही, यहाँ पे आपने एक मूवी देखी होगी शोले। अब उसी शोले में एक डायलॉग है, यहाँ पे गब्बर से इससे जो भी आपका हीरो है यहाँ पे सांबा बोलता है कि साहब आपका नमक खाया है। सही, साहब आपका नमक खाया है। तो मैं उसी फॉर्मूले से नमक से, और नमक में कौन है यहाँ पे? तह कौन रहा है? बदमाश। और यहाँ पे नमक से बस आपको ध्यान रखना है वफादार होता है। बस यहाँ आप इससे समझ जाओगे, यही पूरा फॉर्मूला बनने वाला है। कैसे बनने वाला? 2 मिनट समय दीजिएगा और दिल दिमाग के साथ मेरे साथ यहाँ पे अब चीजों को समझिए। सही, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सबसे पहले जो 15वीं भाषा है बेटा, जो 15वीं भाषा है वो जुड़ती है सिंधी से। 15वीं भाषा कब? यहाँ पे 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967 में। इसके बाद यहाँ पे आपका 16वीं भाषा जुड़ती है कोथनी, राइट, यहाँ पे कोथनी, उसके बाद मणिपुरी और उसके बाद फाइनली यहाँ पे आपका नेपाली। और ये तीनों भाषाएं आपका 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में जोड़ा जाता है। इसके बाद यहाँ पे 16वीं 17वीं और 17वीं होगी और 18वीं। फिर यहाँ पे 19वीं आपको कौन सी होगी बेटा? यहाँ पे जैसे संथाली, और इसी के साथ साथ यहाँ पे मैथिली, और यहाँ पे आपका डोगरी, और यहीं पे आपका एक भाषा और है बोडो। सही, तो मतलब 19 20 21 और 22। तो ये टोटल भाषा ये तब जोड़ी गई 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में। अब सवाल आपका कहीं से भी कैसे भी घूम जाए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने एक ही फॉर्मूला लगाया कि बदमाश, राइट, और यहाँ पे नमक से क्या होता है? नमक से अपने आप में वफादार होता है। बस ये ध्यान रखना, लाइन थोड़ा ऊपर रखना। सही, तो आपने इस फॉर्मूले में क्या करा? पूरी की पूरी 8 भाषाएं जो भारतीय संविधान में बाद में जोड़ी गई हैं, जैसे आपका सिंधी वो आपका 31वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में है, कोंकणी मणिपुरी नेपाली 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, संथाली मैथिली डोगरी बोडो ये आपका 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। दिल दिमाग काम ना करें, फिर भी देख लीजिए 1 + 1 = 2 होता है, 2 + 7 = 92 होता है, यहाँ पे भी 92 है, यहाँ पे भी 92 है। और क्या जान लो बेइज्जती से, इतना आसान चीजें आपके सामने आ जाएंगी। सही, बच्चे विश्वास और भरोसा अपना ऐसे ही बनाए रखना। बात करता हूं यहाँ पे आपका अनुसूची 9 से। सही, अनुसूची 9 क्या है? भूमि सुधार और जमींदार उन्मूलन अधिनियम। क्योंकि यू नो वेरी वेल, आपको थोड़े से भी अगर याद हो तो अभी मैंने जब क्लास पढ़ाया था तो यहाँ पे बताया था कि मूल संविधान में यानी बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में कितने टाइप की थी? 8, लेकिन परचेंट कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल कितने टाइप की है? यहाँ पे 12। तो ये कौन सी है? 9 भी बाद में जुड़ी है। पहले तो सबसे पहले हिट मारो कि पहला ये क्या था? पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1951 में इसे जोड़ा गया था, और इसका संबंध था आर्टिकल नंबर 31 से, और जिसमें साफ साफ कहा गया है जो जमींदारी सिस्टम है ना उसे क्या किया जाए? यहाँ पे जो जमींदारी सिस्टम है उसे क्या कर दिया जाए बेटा? यहाँ पे खत्म कर दिया जाए। ये था अनुसूची 9 का सबसे पहला कंसेप्ट कि भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन अधिनियम ये किससे संबंधित है? अनुसूची 9 से। हालांकि बाद में यही आर्टिकल 31 जो आपका फंडामेंटल राइट हुआ करता था बेटा, 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में कहां पहुंच गया? आर्टिकल नंबर यहाँ पे 300 पे ए में। मतलब अब क्या बन गया? कहीं ना कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन गया, और पहले क्या था? फंडामेंटल राइट। तो जो संपत्ति है का अधिकार है, जो फंडामेंटल, या इसे आप संपत्ति का अधिकार भी कह सकते हो। सही, यहाँ पे इस फंडामेंटल राइट को कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की गई, और उसमें सबसे पहले आपका जो जमींदारी सिस्टम था उसे खत्म किया गया। कहां पे? अनुसूची 9 में। बात क्लियर है? इसके बाद यहाँ पे अब बात करोगे अनुसूची 10 से। अनुसूची 10 किससे संबंधित है? प्रोविजन फॉर एंटी डिफेक्शन लॉ। हालांकि इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है बेटा संविधान में 102। सही, आर्टिकल 102 है। और एंटी डिफेक्शन से मतलब क्या है? यू नो वेरी वेल, अगर कोई भाजपा से चुनाव लड़ा और वो फिर बाद में जीतने बाद कांग्रेस में चला जाए, या कांग्रेस जीतने भाजपा में चला जाए, अभी हाल फिलहाल हरियाणा चुनाव हुए हैं नहीं,
आज से 1967 के आसपास 1970 के दशक की बात है। एक भाजपा थे, मतलब यहाँ पे भाजपा, कांग्रेस और संयुक्त मोर्चा दल थे, है नहीं, संयुक्त मोर्चा था, ऐसे 3 दल थे। ठीक, यहाँ पे ये हरियाणा की बात है। तो राव वीरेंद्र सिंह उस टाइम सीएम हुआ करते थे, लेकिन एक विधायक थे यहाँ पे जिनका नाम था दयालाल। इनका भाई साहब का नाम ही दयालाल था। देख रहे हो ना कितने सुंदर से है, स्मार्ट से। तो मैं इन्हीं दयालाल जी की बात कर रहा हूँ। और इनपे यहाँ पे राव इंद्र सिंह ने बताया था, इस बंदे ने 9 घंटे के अंदर अंदर सिर्फ 9 आवर्स में क्या करा था, 3 पार्टी से इधर से उधर चला गया था। 9 घंटे, इतने तो हमारे मोदी जी कपड़े नहीं बदलते जितने इस बंदे ने एक दिन में पार्टी बदल दी। कहां से? हरियाणा, भाई क्रांतिकारी धरती है। तो हरियाणा में जैसे ही यहाँ पे ऐसा हुआ, तो यहाँ पे कोटेशन निकल आई थी कि दयाराम आया राम। सही, गया राम आया राम, मतलब समझ रहे हो ना क्या हो रहा है इस बंदे के साथ। सुबह मतलब नाश्ता किसी पार्टी के साथ कर रहा है, लंच किसी और के साथ, डिनर किसी और के साथ। तो यही कर रहे थे। यहाँ पे राविंद्र सिंह ने तब छोड़ी थी और उसी से कांग्रेस छोड़ दिया यूनाइटेड फ्रंट के साथ, और यूनाइटेड फ्रंट से फिर कांग्रेस के साथ, और फिर कांग्रेस छोड़ दिया फिर यूनाइटेड फ्रंट के साथ। कुछ इस तरह से 9 घंटे के अंदर अंदर 3 पार्टी बदली थी। तब एक कानून की जरूरत पड़ी थी। भाई ये जो देता है ना, इधर से उधर, कभी एक बर्तन से इधर उछल जा, कभी इधर से उधर उछल जा, ऐसी उछलकूद रोकने के लिए एक काम करो, एक कानून लाओ। और तब आया था मेरे देश में पहला कानून जिसे बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। मतलब एक आप छोड़ गए, पार्टी को जीत गए, तो उसके बाद 5 साल नहीं छोड़ने वाले, अगर छोड़ते तो सदस्यता ही जाएगी। समझे बच्चा क्या कहना चाह रहा हूं? तो यही था आपका। और इसे जोड़े कब गया था, तो याद रखना 52वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची को, सही, 10वीं शेड्यूल को जोड़ा गया था। इंपॉर्टेंट बात यह है, उस टाइम के प्रदेश के राष्ट्रपति हुआ करते थे ज्ञानी जैल सिंह जी। सही, 1985 में उस टाइम देश का राष्ट्रपति कौन था? DOI, उस टाइम थे ज्ञानी जैल सिंह। मैंने यही सब बात बता दिया। अच्छा एक बात ध्यान दे सकते हो आप, 10th शेड्यूल की बात हो रही है, और 5 into 2 क्या होता है? 10। भाई 5 into 2 मैथ में क्या होता है? 10। और कौन सी अनुसूची की बात हो रही है? 10वीं की। अमेंडमेंट कौन सा हो रहा है? 52वां। देख रहे हो ना विनोद, कितना सब कुछ आसान है, बस आप नजरिया अपना रखो। क्लियर है ना बेटा? देन इसके बाद बात करूंगा यहाँ पे 11वीं अनुसूची। हाँ जी, ये पावर्स अथॉरिटी एंड फंक्शन ऑफ द पंचायत। ये किससे? पंचायत सत्य अधिकार और कार्य। याद आ गया होगा वेब सीरीज 1 2, शायद 3 भी आ रही है नहीं? हाँ, पंचायत वेब सीरीज है। ये फुलेरा गांव है। तो आप देते हैं तो वेब सीरीज थी। इसी वेब सीरीज से आप ध्यान रखना, आर्टिकल नंबर यहाँ पे 243 243 या पार्ट नंबर 9 में आप पूरी डिटेल्स पढ़ने वाले हो। किसके बारे में? यहाँ पे पंचायतों के बारे में। तो इससे जो जोड़ा गया था 73वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में, इसे क्या दिया गया बेटा? इससे मतलब पंचायतों से रिलेटेड कानून क्या दिया गया? पारित किया गया। और यही पारित होना मतलब 24 अप्रैल 1993 में इसे क्या कर दिया? एनफोर्समेंट करा दिया था, एनफोर्समेंट, और लागू हो गया था। और इसी वजह से 24 अप्रैल को हम क्या बनाते हैं? पंचायत दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। मतलब पंचायत दिवस जो बनता है वो आपका वजह साफ है, क्योंकि इसी दिन पंचायत से संबंधित, सही, जो आपका मतलब एक तरह से जो एक्ट था ये लागू हुआ था। इसी वजह से हम 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पंचायत दिवस। इसमें टोटल अगर सब्जेक्ट की बात की जाए पंचायतों के पास, वो 29 है। और सबसे छोटी, यहाँ पे सबसे छोटी जो यूनिट है वो होती है यहाँ पे ग्राम। डिटेल से आपको पार्ट नंबर 9 में क्लास चलेगी, तो वहां पे देख लेना। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे 12वीं शेड्यूल, जो पावर ऑफ अथॉरिटी एंड फंक्शन ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज। यहाँ पे बात किसकी हो रही है बेटा? नगर पालिका। और इसके बारे में डिफाइन किया गया है पार्ट नंबर 9 पे ए में, और जो कि आर्टिकल 243 में ही डिफाइन है। मतलब 9 का ए, ये समझ लेना। सही, इसमें क्या है? म्युनिसिपैलिटी। जैसा आपने देखा होगा पूर्व दिल्ली नगर निगम है नहीं, हेडक्वार्टर इज टू दिल्ली म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन, ये शहरों में होता है, आप इतना समझ लीजिए। और इसे 74वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 से क्या करा था? जोड़ा गया था। लेकिन 1 जून 1993 से क्या दिया गया? इसे एनफोर्समेंट दिया गया, मतलब लागू किया गया। और यहाँ की सबसे छोटी इकाई, यहाँ की सबसे छोटी इकाई या यूनिट हम बोल सकते हैं, वो क्या है बेटा? वार्ड है। और यहाँ पे टोटल सब्जेक्ट कितने हैं? तो यहाँ ध्यान रखना, टोटल सब्जेक्ट हैं
18, यहाँ टोटल सब्जेक्ट कितने हैं 18, तो इतने आसान चीजें भी हैं। अच्छा ये सब तो हो गया सही, यहाँ पे ये सब तो मैंने बढ़ा दिया। अब इसके बाद बात करता हूँ थोड़ा सा फॉर्मूला, बहुत देर होती है ना बोर होते होते। हाँ जी, अब आ जाइए अपने पिज्जा फॉर्मूला में, क्योंकि मुझे लग रहा है आपको थोड़ी भूख लग रही होगी, तो बजाते बजाते काफी टाइम हो गया, 12 की 12 अनुसूचित खत्म कर दी है, तो आपको कुछ खाने पीने का हो जाए और साथ ही साथ चीजें समझी जाए। देख बेटा, अगर यू नो वेरी वेल कि पिज्जा 3 फॉर्म में होता है। सबसे पहले यहाँ पे आप स्मॉल, उसके बाद यहाँ पे मीडियम और उसके बाद यहाँ पे रेगुलर, राइट, लार्ज। यहाँ पे कौन सा होगा लार्ज। अब इसमें मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ कि पिज्जा मोस्टली 4 पार्ट में ही होता है। सही, पिज्जा क्या होता है मोस्टली आपका 4 पार्ट में ही होता है। तो अगर जिंदगी में कभी ऐसा दिन आ जाए कि बाबू के साथ आप पिज्जा खाने जा रहे हो, तो आपको वहां पे प्यार नहीं ढूंढना, पढ़ाई ढूंढनी है। सही, पढ़ाई कैसे ढूंढनी है, अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, अनुसूची 4, मतलब देख रहे हो ना रिवीजन कितना बेस्ट होगा। इसके बाद अनुसूची 5, 6, 7, 8, देख रहे हो ना क्या हो रहा है। उसके बाद 9, 10, 11 और 12, मतलब 12 की 12 अनुसूचियां आपने तीनों टाइप के पिज्जे में अपने आप में क्या करा, एक रिवीजन के थीम में ले आए। तो ये है स्टेज पिज्जा परिवार, ये है आपके लिए आसान चीजें बनाना, यही है पिज्जा फॉर्मूला। अब समझ में आया कितनी चीजें आसान हो सकती हैं, पर सरते आप अपना नजरिया रखिए। ये तो फॉर्मूला सिस्टम था। अगर यहीं पे मैं एक ट्रिक बताऊं जो कॉमन है, मतलब बहुत लोग इसे जानते हैं। सही, ये ट्रिक मैं पहले बता दूं, ये कॉमन है। सही, ट्रिक किसे आपको शेड्यूल भी याद रखने के लिए, वो है टीयर्स ऑफ ओल्ड, पीएम। सही, टी से है टेरिटरी जो पहले अनुसूची है, दूसरा है यहाँ पे यहाँ पे टी से मतलब है टेरिटरीज। सही, ये पहले अनुसूची है। दूसरे में एम्यूलमेंट्स मतलब वेतन भत्ते की बात हो रही है। तीसरा ए से अफर्मेशन शपथ की बात हो रही है। चौथे में राज्यसभा मेंबर है। पांचवे में एस टी से संबंधित है। छठे में अदर स्पेशल मतलब 4 राज्य वाली। सही, सातवें में है ऑफिशियल, यहाँ पे सातवें में आ जाएगा ऑफिशियल लैंग्वेज। सही, नहीं यहाँ पे ऑफिशियल स्ट्रक्चर। सही, ओ से और एफ से, हाँ जी, ऑफिशियल स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर मतलब संघ सूची राज्य सूची। सही, 7वां। और 8वां है यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज। 9वें में लैंड रिफॉर्म जमींदारी सिस्टम। 10वें में एंटी डिफेक्शन मतलब डिफेक्शन लो दल बदल। और 11वें में पंचायत। और यहीं पे 12वें में म्युनिसिपैलिटीज। तो इस फॉर्मूले पे टीयर्स ऑफ पीएम आप इस ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हो 12 की 12 अनुसूचित को जानने में। तो यहां तक आपको मतलब एक तरह से कंटेंट दिया गया। अब बात करते हैं जो हमारे एग्जाम में आने वाले या आए हुए सवाल है। सही, तो उन पे ऑब्जेक्टिव लगाते हैं फटाफट धुआंधार तरीके से। उम्मीद करूंगा आप कमेंट में आप ये बताएं ये तो क्लास कैसी लग रही है, और साथ ही साथ अगर किसी का ऑब्जेक्टिव देना है बिना देखे तो आप वो भी दे सकते हैं। बशर्ते बच्चा ईमानदारी से क्लास दीजिएगा, क्योंकि पूरी शिद्दत से आपके साथ हम लगे हुए हैं। उम्मीद करूंगा आपको सेशन पसंद आ रहा होगा और उतनी ही शिद्दत से आप भी कमेंट कीजिएगा। तो बात करते हैं यहाँ पे पहले सवाल के साथ कि संविधान की प्रथम अनुसूची किससे संबंधित है। तो यहाँ पे लैंग्वेज स्टेट फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो पहली अनुसूची किससे संबंधित है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड टेरिटरीज से। निम्नलिखित कौन सा अधिकारी दूसरी अनुसूची में उल्लेखित है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर इज मेंशन इन द सेकंड शेड्यूल, मेंबर ऑफ पंचायत, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो बेटा दूसरी अनुसूची में किसके बारे में बताया गया, जजों दे, क्योंकि यहाँ पे अगर बात की जाए मेंबर थी, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट में ये सब डिफाइन नहीं है। साथ ही साथ तीसरा संविधान कहता है यहाँ पे सवाल कि संविधान विच ऑफिस होल्ड टेक एन ओथ अंडर द थर्ड शेड्यूल, तीसरी अनुसूची में कौन शपथ लेता है। तो ऑप्शन है यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी, यहाँ पे चेयर कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वाइस प्रेसिडेंट। यहाँ पे सॉरी जहां नोट होगा, सही यहाँ पे एक वर्ड होगा नोट, मैं मिस कर गया होगा। तो यहाँ पे जो आपका वाइस प्रेसिडेंट है छोड़ लीजिए। सही, इन्होंने कहा मेंबर ऑफ, अच्छा अच्छा सही तो है यार। यहाँ पे आपका कौन शपथ लेता है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी यहाँ पे शपथ लेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके बाद यहाँ पे बात करूंगा किससे, चौथी अनुसूची से, राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस, यहाँ पे किस आधारित है, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ज्योग्राफिकल एरिया, पॉलिटिकल पार्टी, रिप्रेजेंटेशन। ये बात मैंने पहले ही बताई थी जब सर अनुसूची 4 पढ़ा रहा था। तो इसमें क्या बेटा ऑप्शन नंबर ए पॉपुलेशन, जनसंख्या इसका आधार है राज्यसभा में सीटों के बंटवारे के लिए। नेक्स्ट सवाल है कौन सा, विच अथॉरिटी इज एम्पावर्ड टू डिक्लेयर एरियाज एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स अंडर द 5th शेड्यूल, मतलब कौन इसे डिफाइन करेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे ए जो मुझे दिख रहा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यही तो बताया था कि एसटी से संबंधित कानून बनाने की पावर किसके पास है, यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास।
इसके बाद बात करते हैं कौन सा राज्य संविधान की छठी अनुसूची के तहत आता है, विच स्टेट इज कवर्ड अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, त्रिपुरा, मिजोरम, गुजरात या महाराष्ट्र। तो आपको फॉर्मूला याद होगा ATM। तो ए से मतलब यहाँ पे कोई नहीं है, टी से मतलब त्रिपुरा, इधर राइट आंसर। बात क्लियर है? इसके बाद अगर बात करता हूं यहाँ पे 7वीं अनुसूची में कौन सा सूची शामिल है, मतलब विच लिस्ट इज इंक्लूडेड इन द 7th शेड्यूल, यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट या ऑल ऑफ द अबव। तो यू नो वेरी वेल बेटा, यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन से बात करते हैं यहाँ पे, the concept of concurrent list in the context of federalism in the India was inspired by which of the following, मतलब भारत में संघीयता के संदर्भ में समवर्ती सूची का विचार निम्नलिखित किससे प्रेरित है। हमने समवर्ती सूची वाला कंसेप्ट कहां से लिया है, तो यू नो वेरी वेल, बहुत प्यार से पढ़ाया हुआ था, ऑस्ट्रेलिया। सही। आपका यूनियन का विचार हमने कहां से लिया था बेटा, तो इससे भी ध्यान रखना, कनाडा से। सही। कहां से लिया था, कनाडा, राइट। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज एडिड इन द 8th शेड्यूल, ये कौन सी भाषा हाल ही में 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई है। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, बदमाश। इसमें से आप नॉर्मल सी बात है, आपकी लेटेस्ट भाषा कौन सी 22वीं, यहाँ पे बोडो। इसलिए कहता हूँ चीजें जितनी आसान बनाओगे, अब फॉर्मूले के हिसाब से आपसे कुछ भी पूछ लीजिए, मैं श्योर हूं आप गलती नहीं करोगे, पर सरता बेचा शिद्दत से पढ़ाई करनी होगी, राइट। इसके बाद यहां बात की जाए किससे, नेक्स्ट सवालों से, तो उसमें जैसे संविधान की कौन सी अनुसूची 10वीं अनुसूची से संबंधित है, व्यवस्था प्रदान करती है, आर्टिकल 102, 101, 110, 109। तो अभी आपसे बताया था, पढ़ा रहा था कि आर्टिकल 102 का संबंधित से यहाँ पे आपका एंटी डिफेक्शन या दल बदल अधिनियम से। इसके बाद भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल हैं, 11वीं, जो 11वीं में थे यहाँ पे बताया था ग्राम पंचायतों से संबंधित, वो थे 29। यहीं पे 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के साथ जोड़ी गई, भाई 11वीं अनुसूची 73वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में जोड़ी गई थी, ये 12वीं किस में जोड़ी गई, 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो आप इसमें ढूंढ लीजिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो यहां तक इस सेशन में, चाहे वो 11वीं 12वीं हो, चाहे नॉर्मल सी बात है, कंटेंट की बात हो, चाहे ऑब्जेक्टिव की बात हो, और चाहे फॉर्मूला की, चाहे टिप की, और चाहे यहाँ पे एक चीज है डायग्राम से आपको चीजें समझाने की कोशिश की हुई है, आसान से आसान वे में। तो उम्मीद करूंगा आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो दिल तो यहाँ पे खोल के आप इसे क्या कर सकते हो, अपने पढ़ने और चाहने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यहाँ पे अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद, जय भारत।